तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्टिनाइड एलिमेंट्स का लास्ट लेक्चर स्टडी करेंगे, जिसके अंतर्गत एक्टिनाइड एलिमेंट्स के सेपरेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे कि उनका पृथक्करण किस प्रकार से किया जाएगा। एक्टिनाइड्स के सेपरेशन क्या ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके आधार पर उनका सेपरेशन किया जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर करते हुए उनका सेपरेशन अलग अलग विधियों से करते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस प्रकार हैं: स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जो एक्टिनाइड्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। इनमें से जो मुख्य रूप से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। कुछ एलिमेंट्स +2 भी शो करते हैं, लेकिन जनरली जो जितने भी एक्टिनाइड्स हैं वो +3 भी शो करते हैं। +6 जब ऑक्सीजन स्टेट होती है तो उस अवस्था में जो एक्टिनाइड्स हैं जो मुख्य रूप से पाए जा रहे हैं, जो एक्टिनाइड्स का सोर्स है, जो न्यूक्लियर फ्यूल हैं, उनको हम इसका नेचुरल सोर्स मानते हैं। यूरेनियम को हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में काफ़ी यूज़ करते हैं और रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज़ के कारण जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनके द्वारा वहाँ पर दूसरे कंपाउंड्स भी न्यूक्लियर रिएक्शंस के द्वारा बन जाते हैं। वो जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसको हम सोर्स के रूप में यूज़ करेंगे इन एक्टिनाइड्स का। वहाँ पर ये एक्टिनाइड्स कंपाउंड हैं, जब वो +6 ऑक्सीकरण अवस्था में कंपाउंड फॉर्म में होते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी का सीक्वेंस ये है: +6 अवस्था में यूरोपियम नेपच्यूनियम का स्टेबिलिटी प्लूटोनियम और अमेरिशियम से अधिक होता है। यूरेनियम सबसे अधिक स्टेबल है और अमेरिशियम +6 अवस्था में सबसे कम स्टेबल है। +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अमेरिशियम सबसे अधिक स्टेबल है और नेपच्यूनियम सबसे कम स्टेबल है। ये जो तीन एलिमेंट्स मुख्य रूप से +3 ऑक्सीकरण अवस्था में पाए जाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी जिसको हम कंसिडर करेंगे सेपरेशन के दौरान वह है सोलबिलिटी, विलेयता। ये जो एक्टिनाइड एलिमेंट्स हैं इनके अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाओं में जो कंपाउंड्स हैं, जैसे फ्लोराइड या फॉस्फेट हैं या नाइट्रेट हैं, उनका सोलबिलिटी में वेरिएशन होता है। कुछ ऑक्सीकरण अवस्थाओं में ये कंपाउंड ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है उनमें सोलबल होते हैं और कुछ एक्वस जो मीडियम है उसमें सोलबल होते हैं। तो सोलबिलिटी में डिफरेंस के अकॉर्डिंग भी उनका हम सेपरेशन कर सकते हैं, मुख्य रूप से सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड के द्वारा। इसके अलावा प्रेसिपिटेट होने की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी उसको यूज़ करते हुए भी सेपरेशन किया जाता है। मुख्य रूप से जो ट्राई और टेट्रा पॉजिटिव एक्टिनाइड्स हैं वो फ्लोराइड या फॉस्फेट के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए जब हम सेपरेशन करते हैं तो कई मेथड्स हैं जिनको अप्लाई किया जाता है। उनमें से जो मेन मेथड्स हैं वो हम कंसिडर करेंगे। तो जो पहला मेथड हम कंसिडर कर रहे हैं वो है प्रेसिपिटेशन मेथड। इसमें प्रेसिपिटेट बनाकर उसको हम सेपरेट कर लेते हैं और इस प्रकार से जो एक्टिनाइड्स हैं उनका सेपरेशन किया जाता है। इसमें जो फ्यूल मटेरियल है उस फ्यूल मटेरियल को हम पहले जो तालाब का पानी है उसके अंदर फ्यूल मटेरियल को काफ़ी समय तक रखते हैं, ठंडा करते हैं उसमें, और उससे क्या होता है कि उसकी जो न्यूक्लियर रिएक्टिविटी है वो
कुछ कम हो जाती है, ताकि उसको हम यूज़ करें तो सेफ्टी रह सके। ये जो मटेरियल है फ्यूल मटेरियल, इस फ्यूल मटेरियल के अंदर यूरेनियम, नेप्च्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेशियम और जो फिजन प्रोडक्ट्स हैं, इनके फिजन से जो दूसरे प्रोडक्ट बनते हैं वो सब मिक्स फॉर्म में रहते हैं। इस फ्यूल मटेरियल को या इस मिक्सचर को हम डिजोल्व कर लेते हैं 7M के HNO3 में, और इस प्रकार से इनके नाइट्रेट फॉर्म में इनका सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो जाता है, जिनके अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में रहते हैं। इस प्रकार जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त हुआ इसको हम SO2 के द्वारा रिड्यूस्ड करेंगे। SO2 के द्वारा रिड्यूस करने के बाद में फिर इसमें हम HF को ऐड कर देते हैं। जब हम HF को ऐड कर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो कंपाउंड फ्लोराइड के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, उनका PPT बन जाता है, और जो फ्लोराइड आयन नहीं बनाते हैं वो सॉल्यूशन फॉर्म में ही रहते हैं। तो यहाँ जैसे हम क्या देख रहे हैं कि ये नॉन रिड्यूस्ड पार्ट है यूरेनियम का, जो नाइट्रेट की फॉर्म में रहता है। यहाँ यूरेनियम +6 अवस्था में ही है, जबकि जो दूसरे पार्ट हैं नेप्च्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेशियम, ये सब रिड्यूस्ड हो जाते हैं, और रिड्यूस्ड होने के बाद ये फ्लोराइड आयन के रूप में यहाँ पर PPT बना लेते हैं। तो इनको हम PPT जो बन गया इसको हम सेपरेट कर लेंगे। ये यूरेनियम सॉल्यूशन के रूप में अलग हो गया। ये जो PPT बना यहाँ यूरेनियम अकेला रह गया, यहाँ पर ये जो नेप्च्यूनियम, प्लूटोनियम और अमरेशियम है और जो फिजन प्रोडक्ट्स का मिश्रण है, इनमें से हमें इन सब को अलग करना है। तो इस मिश्रण को अब हम एसिड H2SO4 में डिज़ोल्व करते हैं, और फिर जो ब्रोमेट के साथ इसको ऑक्सीडाइज्ड करते हैं। ब्रोमेट के साथ जब ऑक्सीडाइज्ड करेंगे तो यहाँ इनमें ये जो आयंस हैं ये ऑक्सीडाइज्ड होंगे। जो हायर ऑक्सीजन स्टेट में ऑक्सीडाइज्ड हो सकता है वो हायर ऑक्सीजन स्टेट प्राप्त कर लेगा, जो नहीं हो सकते हैं वो इसी फॉर्म में रह जाएंगे, और फिर उनकी रिएक्शन HF से करवाते हैं, उनके फ्लोराइड प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरफ नॉन ऑक्सीडाइज्ड पार्ट आया है, जो इस कंडीशन में ऑक्सीडाइज्ड इनमें से नहीं हो पाते हैं, वो है प्लूटोनियम, जो यहाँ भी +4 में था, यहाँ भी +4 अवस्था में है। अमरेशियम जो यहाँ +3 अवस्था में ही है, और जो फिजन प्रोडक्ट्स हैं वो ये फ्लोराइड के रूप में अपना PPT दे देते हैं। जो नेप्च्यूनियम है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, वो +4 अवस्था से +6 अवस्था में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और वो इस अवस्था में फ्लोराइड आयन नहीं बनाता है। तो ये यहाँ PPT बन गया और ये सॉल्यूशन के रूप में अलग रह गया। अब यहाँ पर ये जो PPT आया ये मिक्सर है, तो इसमें से हमें कंपोनेंट्स को अलग करना है। इस मिक्सचर को वापस हम एसिड में डिज़ोल्व कर लेते हैं, और फिर किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है जैसे परसल्फेट वगैरह हैं उनके साथ इनको रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीडाइज करने के लिए इनको, और फिर उसी प्रकार से HF के साथ रिएक्शन करवाएंगे फ्लोराइड आयन प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज्ड पार्ट है इसका। जो प्लूटोनियम है वो +4 से +6 अवस्था में ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ये +4 अवस्था में जब ऑक्सीडाइज्ड हो जाए +6 अवस्था में जब ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा तो ये
फ्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा। अमेरेशियम और जो फिजन प्रोडक्ट्स हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, उसी अवस्था में रहते हैं और ये फ्लोराइड के साथ फ्लोराइड कंपाउंड्स के रूप में यहाँ पर पीपीटी बना लेंगे। और अब ये जो हमें प्राप्त हुआ मिक्सर अमेरेशियम का और जो फिजन प्रोडक्ट्स हैं उनका, इनमें से आयन एक्सचेंज मेथड के द्वारा हम अमेरेशियम को अलग प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार इन सीक्वेंस के द्वारा हम यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और अमेरेशियम को, जो इनकी फिजन प्रोडक्ट्स हैं या दूसरे जो भी कंपोनेंट उसमें इन्वॉल्व हैं, उनसे हम उनको अलग कर सकते हैं। तो ये मेथड हुआ प्रेसिपिटेशन मेथड। अब नेक्स्ट मेथड है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड में जो विलायक निष्कर्षण विधि है, ये इस विलायक निष्कर्षण विधि में हम विलेयता के आधार पर जो एलिमेंट्स हैं उनको अलग करते हैं। ये टेक्निक मुख्य रूप से यूरेनियम और प्लूटोनियम को सेपरेट करने में, उनको न्यूक्लियर फ्यूल से प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है, मुख्य रूप से उनके लिए यूज़ की जाती है। इसमें भी हम नाइट्रेट सिस्टम को ही अप्लाई करते हैं, नाइट्रेट बनाकर ही ये प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। तो उसी प्रकार से जो फ्यूल मटेरियल है उसको पहले हम तालाब के पानी में काफ़ी समय तक ठंडा करते हैं, निष्क्रिय अवस्था में लेके आते हैं। फिर जो फ्यूल मटेरियल है उसे हम नाइट्रिक एसिड में डिज़ोल्व कर लेते हैं, नाइट्रेट फॉर्म में लेके आ जाते हैं, जहाँ पर ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में हमें मिलते हैं। फिर इनका रिडक्शन करते हैं SO2 के द्वारा। SO2 के द्वारा यूरेनियम का ऑक्सीडेशन नहीं होगा और जो शेष पार्ट हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडाइज्ड ये जो पार्ट है यूरेनियम, ये रिड्यूस्ड नहीं हुआ, हमने रिडक्शन किया था SO2 के द्वारा। और नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और अमेरेशियम ये रिड्यूस्ड पार्ट है। अब इन्हीं का मिक्सर है अपने पास। ये दो मैंने अलग अलग इसलिए दर्शाए कि एक तरफ दर्शा दिया नॉन रिड्यूस्ड कंपोनेंट और दूसरी तरफ दर्शा दिए जो कंपोनेंट रिड्यूस्ड हो गए हैं, जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था में कमी आ गई है, वो ये हैं एक साथ ही। अब हम इनका एक्सट्रैक्शन करते हैं, इनका निष्कर्षण करते हैं TBP के साथ, जो कि 20% केरोसिन सॉल्यूशन है, केरोसिन के साथ मिक्स है। TBP है ट्राई एन ब्यूटिल फॉस्फेट। तो ये जो ट्राई एन ब्यूटिल फॉस्फेट है, इसको हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं, विलायक के रूप में यूज़ कर रहे हैं, विलायक निष्कर्षण करने के लिए। ये यहाँ पर हो गया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्योंकि इसका विस्कोसिटी और डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम केरोसिन के साथ 20% सॉल्यूशन बनाकर इसको यूज़ करते हैं। जब इसके जो सॉल्यूशन बना है उसमें हम इसको मिक्स कर देंगे तो दो लेयर बनेंगी। पहले वाला जो पोर्शन है, इससे पहले ये एक्वस कंडीशन में है। जब हमने, जैसे आप लोगों ने यूज़ किया होगा सेपरेशन कीप, तो उसमें जैसे इसको सॉल्यूशन फॉर्म में लिया हुआ है, अब हमने ऐड कर दिया TBP, तो वहाँ पर दो लेयर बनेंगी। एक लेयर होगी एक्वस लेयर, दूसरी होगी ऑर्गेनिक लेयर या TBP लेयर। तो जो TBP लेयर है उसके अंदर यूरेनियम और प्लूटोनियम सॉल्युबल रहते हैं। तो यूरेनियम और प्लूटोनियम उस TBP लेयर में, अधिकांश पोर्शन उसका TBP लेयर में डिजोल्व हो जाएगा।
जो एक्वस लेयर है उसमें नेपच्यूनियम और अमरेशियम और जो फिजन प्रोडक्ट्स हैं दूसरे, वो एक्वस लेयर के अंदर ही डिजोल्व रहेंगे अधिक मात्रा में। फिर जो सेपरेशन कीप की सहायता से उन दोनों को हम अलग कर लेंगे, जैसे दो अलग अलग लेयर बन जाएंगी, उनको हमने अलग अलग जो बीकर हैं या दूसरे ग्लासवेयर है उनके अंदर उनको अलग कलेक्ट कर लिया, सेपरेट कर लिया। जो टीबीपी लेयर है उसको हम रिड्यूस्ड करते हैं, और रिड्यूस करने से क्या होगा कि जो यूरेनियम है वो तो रिड्यूस्ड नहीं होगा, लेकिन जो प्लूटोनियम है वो +4 से +3 अवस्था में रिड्यूस्ड हो जाएगा। इस अवस्था में जब ये रिड्यूस्ड हो जाएगा, अब हम इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं पानी के साथ। ये यहाँ पर जो नाइट्रेट सॉल्यूशन था इसका, इसमें अब हमने, क्योंकि पहले किसके अंदर था, ये ऑर्गेनिक जो लेयर थी उसके अंदर था, अब हमने इसके साथ क्या मिक्स कर दिया, पानी। उसी प्रकार से सेपरेशन कीप की तरह उसको हमने लिया। जब पानी के अंदर जब हम मिक्स करेंगे तो जो यूरेनियम है वो तो +6 अवस्था में उसी फॉर्म में है, तो वो तो ऑर्गेनिक लेयर में ही या टीबीपी में ही मिक्स रहेगा उसका अधिकांश पोर्शन। जो प्लूटोनियम है वो +3 अवस्था में आ गया है, वो डिजोल्व होकर आ जाएगा वाटर या जो एक्वस लेयर है उसके अंदर। इस प्रकार यूरेनियम और प्लूटोनियम दोनों को सेपरेट कर लिया। जो प्लूटोनियम प्राप्त हुआ है उसको ऑक्सीडाइज करके हम +4 अवस्था में प्राप्त कर लेंगे। स्टार्टिंग में जो हमें एक्वस लेयर प्राप्त हुआ था, उस एक्वस लेयर में नेपच्यूनियम +4 अवस्था में, अमेरेशियम +3 अवस्था में थे, और इसके अलावा जो फिजन प्रोडक्ट हैं वो थे। उनका जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो ऑक्सीकरण करने पर नेपच्यूनियम +4 से +6 अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, और जो अमरेशियम और दूसरे जो कंपोनेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। अब इस एक्वस लेयर का हम एक्सट्रैक्शन करते हैं टीबीपी के साथ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ। तो जब इसमें टीबीपी को मिक्स करेंगे, ऐड करेंगे, तो वापस दो लेयर बनेंगी, एक टीबीपी लेयर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की लेयर और दूसरी एक्वस लेयर। नेपच्यूनियम +6 अवस्था में है, वो टीबीपी लेयर के अंदर ज़्यादा मात्रा में डिजोल्व हो जाएगा, टीबीपी में आ जाएगा, और अमेरेशियम और जो फिजन प्रोडक्ट हैं वो एक्वस लेयर के अंदर डिजोल्व रहेंगे, और फिर वहाँ से हम आयन एक्सचेंज मेथड के द्वारा अमेरेशियम को सेपरेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड के द्वारा भी हम ये जो मुख्य कंपाउंड है यूरेनियम, प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम, अमरेशियम और इनके दूसरे जो फिजन प्रोडक्ट हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो मेथड है वो है आयन एक्सचेंज मेथड। तो मुख्य रूप से ये जो दो मेथड हमने, प्रेसिपिटेशन मेथड और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, हमने अध्ययन किया, ये मुख्य मेथड हैं जिनका आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक में डिटेल दिया हुआ है। जो दूसरे मेथड हैं जैसे आयन एक्सचेंज मेथड और नॉन एक्वस मेथड, इनका भी बहुत अधिक महत्व है, तो इनके बारे में हम जनरल स्टडी कर लेते हैं। आयन एक्सचेंज मेथड क्या है, तो आयन का जब एक्सचेंज होने का प्रिंसिपल इंक्लूड करके हम सेपरेशन करते हैं तो उसको हम आयन एक्सचेंज मेथड या आयन एक्सचेंज टेक्निक कहते हैं। ये टेक्निक ट्रांस अमेरेशियम जो एलिमेंट्स हैं और कुछ उनके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। इसके अलावा जब मटेरियल का अमाउंट बहुत कम होता है उस कंडीशन में भी आयन एक्सचेंज मेथड ज़्यादा फ्रूटफुल होता है, ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये जो मेथड है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में लेंथेनाइड एक्टिनाइड सेपरेशन किया जाता है। जो एक्टिनाइड्स हैं उनके साथ लेंथेनाइड भी मिक्सअप रहते हैं। तो फर्स्ट मेथड में हम कैटायन एक्सचेंज रेजिन के ऊपर HCl का इल्यूशन करवाकर
जो एक्टिनाइड्स हैं उन एक्टिनाइड्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर एक्टिनाइड्स क्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स बड़ी आसानी से बना लेते हैं और वो कॉम्प्लेक्स बनाने के कारण आसानी से उस रेजिन से हट जाएंगे। तो इस प्रकार लैंथेनाइड से एक्टिनाइड को सेपरेट कर लेंगे। जो सेकेंड स्टेप है उसमें जो एक्टिनाइड हमने प्राप्त कर लिए हैं फर्स्ट स्टेप के द्वारा, अब उनसे जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट करते हैं। और उनको सेपरेट करने के लिए हम वापस वही आयन एक्सचेंज जो टेक्निक है वो अप्लाई करते हैं। और इन आयन एक्सचेंज मेथड के द्वारा जब हम निष्कलन करते हैं तो जनरली ये जो एक्टिनाइड्स हैं ये लगभग सीक्वेंस में, एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में निक्षालित होते हैं और उनको हम अलग अलग प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार आयन एक्सचेंज मेथड के द्वारा हम सेपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है नॉन एक्वस मेथड। ये जो पहले वाली विधियां हैं इनमें जैसे हमने देखा कि जो मटेरियल है उस मटेरियल को हम सॉल्यूशन फॉर्म में लेते हैं और इससे दूसरा कि पहले जैसे हम फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं तो उसको पहले तालाब के पानी में रखते हैं ताकि वो निष्क्रिय रह सके। तो उसमें उस तरीक़ा का वो टेक्निक उसमें यूज़ किया जाता है। जो नॉन एक्वस मेथड है इसमें हम मटेरियल को ड्राई फॉर्म में ही यूज़ कर लेते हैं। मटेरियल को ड्राई फॉर्म में जब हम यूज़ कर रहे हैं इस कारण इस टेक्निक है इस मेथड का नाम हो गया नॉन एक्वस मेथड। इसमें दो प्रकार के प्रोसेस हैं। फर्स्ट है पायरोमेटलर्जिकल प्रोसीजर, धातु तापक्रम विधि। दूसरा मेथड है वोलेटिलिटी मेथड या प्रोसीजर। इसमें ये वाष्पशीलता का विधि। पायरोमेटलर्जिकल मेथड में हम जो ZrO2 जिरकोनियम ऑक्साइड ZrO2 की बनी हुई क्रूसिबल को यूज़ करते हैं। उस क्रूसिबल के अंदर जो फ्यूल है न्यूक्लियर जो फ्यूल हमें एक्टिनाइड्स का प्राप्त होता है उसको हम उसके अंदर गर्म करते हैं उसको, और उसको लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के अबाउट उसको गर्म रखा जाता है। जिससे क्या होगा कि जो अधिक वाष्पशील फ्यूजन प्रोडक्ट्स हैं वो वाष्पीकृत होकर निकल जाते हैं और जो आसानी से ऑक्सीकृत होने वाले हैं वो ऑक्सीकृत हो जाएंगे और वो ऑक्सीकृत होकर इस क्रूसिबल के अंदर ऑक्साइड के रूप में रहेंगे। और जो शेष जो ऑक्साइड ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो यहाँ पर अत्यधिक ताप पर गलित होकर द्रव अवस्था में प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार हम जैसे यूरेनियम और प्लूटोनियम है वो द्रवित अवस्था में हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। वोलेटिलिटी मेथड में हम क्या पदार्थों को जब गर्म करते हैं तो ये इस कंसेप्ट पे है कि कुछ पदार्थ या कुछ एलिमेंट जो एक्टिनाइड्स के कंपाउंड्स हैं वो बहुत कम ताप पर वाष्पीकृत हो जाते हैं और कुछ अधिक ताप पर। तो हम सीक्वेंस में उन फ्यूल मटेरियल को जब गर्म करते हैं तो उनकी जो वाष्प है उन वाष्प को हम कलेक्ट करके जो उनके कंपोनेंट हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। तो इस आधार पर हम उनका पृथक्करण कर लेते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जो एक्टिनाइड्स हैं उन एक्टिनाइड्स को इन विधियों के द्वारा हम सेपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर मुख्य हमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि जो इतने भी एक्टिनाइड्स हैं वो सारे रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, इस कारण उनका हार्मफुल इफेक्ट भी होता है। तो उसके अकॉर्डिंग सावधानी रखते हुए उनका सेपरेशन किया जाता है। तो इस प्रकार हमने एक्टिनाइड्स या जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ा। जो एक्टिनाइड्स का असाइनमेंट है क्वेश्चन है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, उसे आप अटेंड करें। प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लें। ओके, थैंक यू।